नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जेल का भय बड़ा करने के लिए सरकारें जितनी मेहनत कर रही हैं, उससे कम मेहनत में वो आम जनता की समस्याओं को सुलझा सकती हैं। चाहे तो मई की तुलना में जून में जो महंगाई बढ़ी है वो भी कम कर सकती हैं। मगर हाल के बने तमाम कानूनों और प्रस्तावित विधेयकों को उठाकर देखिए, जेल में डालने के नए नए तरीके और जमानत न मिलने की कठोर शर्तें आम अपराध पर भी हावी होती जा रही हैं। आपको जेल भेजा जा सके, आप एक ऐसे नागरिक हैं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना जानते हैं, आपको जेल में डाला जा सके, इसलिए तरह तरह के प्रावधान निकाले जा रहे हैं ताकि आपकी जो सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधि है उसे आपराधिक बना दिया जाए। किसी आंदोलन में जाने पर, किसी बैठक में जाने पर जेल का खतरा मंडराता रहे, क्या यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अच्छा है? सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पहुंचाने के नाम पर पहले ही आंदोलनों में जाना मुश्किल कर दिया गया है। अब उस पर नजर है कि आप किसी आंदोलन में भागीदारी करने चले जाएं या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के बुलाए सम्मेलन में चले जाएं तो किसी तरह आपको जेल में ठेल दिया जाए। यही नहीं, इन कानूनों में इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि किसी तरह जमानत ना मिले, लंबे समय तक आपको जेल में सड़ा दिया जाए। महाराष्ट्र की सरकार ने स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कानून को समझने वाले लोग सवाल उठा रहे हैं। जब देश में यूएपीए जैसा कानून है, तब फिर राज्य को अपने स्तर पर ऐसे कानून की क्यों जरूरत है? सरकारें बार बार इसी तरह के कानून क्यों बना रही हैं? महाराष्ट्र में जिस तरह का विधेयक पेश हुआ है उससे मिलता जुलता कानून छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले ही बन चुका है। यह क्या कानून है कि अगर आप किसी संगठन के बुलाए बैठक में चले गए, आपको पता नहीं कि उस संगठन के पीछे कौन है या उस बैठक में आने वाले और कौन कौन से संगठन हैं, आप उन संगठनों के सदस्य भी नहीं हैं, तो आपको जेल हो जाएगी, आपका घर जब्त कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र के पब्लिक सेफ्टी बिल में 2 साल से लेकर 7 साल तक जेल का प्रावधान है और 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। डीएम और पुलिस कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि वे संपत्ति भी जब्त कर लें। मानवाधिकार वकील कॉलिन गोंजाल्विस का मानना है कि पुलिस घर जब्त कर उन्हें बेघर कर सकती है, उनके पैसे या जो भी संपत्ति है उनके पास उसे जब्त कर सकती है। इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर जिलाधिकारी के पास बात बात में घर जब्त करने का पावर आया, बुलडोजर से घर गिरा देने का पावर आ गया, तो किसी आंदोलन में शामिल होने पर आपके घर का क्या होगा? आप आंदोलन में गए हैं, परिवार के बाकी सदस्य नहीं गए हैं, वो बिना घर के कैसे रहेंगे? और अगर आप सड़क पर निकलकर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सरकारें कितनी आवारा, बेलगाम और दुष्ट हो जाएंगी। ट्विटर पर आंदोलन चलने लगा है, मगर यह आंदोलन का मजबूत विकल्प नहीं हो सकता। आए दिन अलग अलग समूह के लोग हजारों की संख्या में ट्वीट कर ट्रेंड कराते रहते हैं, लेकिन कोई ध्यान भी नहीं देता। थोड़ी देर के लिए माहौल जरूर बन जाता है और उसके बाद सारा आंदोलन पानी के बुलबुले की तरह गायब हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र में आज भी सड़क और मैदान पर उतरने के अलावा कोई मजबूत विकल्प नहीं है। अगर सरकारें धरना प्रदर्शन से इतना डरने लगी हैं, नुकसान और नक्सल के नाम पर उसमें शामिल लोगों को अपराधी बनाने में लगी हैं, तो फिर उन्हें एक नया कानून बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि शहर में कहां पर किस तरह से लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार की नीति का विरोध आखिर कैसे किया जाएगा? कॉलिन गोंजाल्विस मानवाधिकार मामलों के वकील हैं, तमाम संगठनों को जागरूक करने के लिए देश भर में दौरा करते हैं, खासकर आदिवासी इलाकों में जहां सरकार और लोगों के बीच टकराव चलता है या उन जगहों पर जहां दलितों के प्रति अत्याचार होता है। ऐसी बैठकों में कई तरह के लोग बुलाए जाते हैं, संगठन भी होते हैं। इन बैठकों में यही बताया जाता है कि कैसे कानून के रास्ते पर चलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। गोंजाल्विस लिखते हैं कि अहिंसक तरीके से कानून का इस्तेमाल करते हुए आंदोलन कैसे किया जाए। जब वे कार्यशाला लेते हैं तो कई तरह के लोग आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के इस विधेयक में जिस तरह की बातें हैं उससे तो यही लगता है कि अब उनके लिए इस तरह का काम करना जोखिम भरा हो जाएगा।
सरकार को सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि किसी अज्ञात संगठन के लोग उनके किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे और अब वे जेल की सलाखों के पीछे डाले जा रहे हैं। अभी टेररिस्ट के खिलाफ सरकार ने बहुत सारे कानून बनाया। जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कानून बनाया, अलग अलग पब्लिक सेफ्टी एक्ट। लेकिन जो सरकार का विरोध करता है बिना हिंसा, इन लोगों के बारे में कोई कानून नहीं है। इसलिए सरकार ने सोचा कि हमें इन लोगों की आवाज जो है ये बंद करना है, इनका बोलना बंद करना है, इनका आलोचना बंद करना है। हम सहन नहीं कर सकते, सरकार सहन नहीं करेगा। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डालेगा, ये कानून है। उदाहरण के तौर से अगर कोई सरकारी लोग आपके गांव में आ गया और वहां पेड़ तोड़ना शुरू कर दिया, पेड़ तोड़ना गैर कानूनी है, क्या तुम चुपचाप बैठोगे? क्या देखते रहोगे? या तुम विरोध कर सकते हैं? कानूनी तरीके से आप विरोध कर सकते हैं, जरूर विरोध कर सकते हैं। उनके पास जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको यह काम करने का मौका नहीं देगा, और आप बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कर सकते हैं बिना हिंसा। हमारा घर में घुस सकता है, वकील जो आएगा उनका घर में घुस सकता है, घर में जो पैसा मिलेगा वो हड़प कर लेगा, और घर में जो कंप्यूटर है वो कब्जा करने का कोशिश कर सकता है। ये कानून के हिसाब से ये कानून 100% गैर संवैधानिक है। जरूरी है कि जानना, और जरूरी है इस कानून के खिलाफ आवाज उठाना। महाराष्ट्र का पब्लिक सेफ्टी विधेयक जेल के भय को बड़ा करने का एक और कदम है। ऐसा लगता है कि कानून बनाने वाला दिन रात यही सोच रहा है कि किन किन मुद्दों पर लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, कहां कहां लोग सड़क पर उतर सकते हैं, तो वहां वहां जेल का डर बिठा दिया जाए। आज आप यूएपीए और पीएमएलए का हाल देख रहे हैं। अवैध रूप से भी गिरफ्तार कर लोग जेल में डाले जा रहे हैं, बिना ठोस सबूत के जेल में डाले जा रहे हैं। अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और आप 5 महीने से लेकर 5 साल तक जेल में डाल दिए जाते हैं। जमानत नहीं मिल रही है, बार बार जमानत का विरोध होता है, ट्रायल शुरू नहीं होती, केवल जमानत के विरोध पर जोर दिया जाता है। इसीलिए जब ऐसे विधेयक लाए जाएं तो कानून बनने से पहले उनमें दिलचस्पी लिया कीजिए। ऐसे कानून शुरू में विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाते हैं, लेकिन इसके निशाने पर दरअसल आप लोग होते हैं, आम लोग। किसी को कानून का प्रावधान याद नहीं रहता, लेकिन गौर कीजिए, इन खबरों और प्रावधानों से सभी के मन में जेल का डर बैठता जा रहा है। आपको केवल यही याद रखना है कि डरना है, बस इसी से उनका काम हो जाता है। और फिर वे चाहे जैसा कानून बनाएं, कुर्सी पर बैठकर जिस उद्योगपति को जहां की जमीन, जहां का संसाधन दान करना हो, कर दें। इंडियन एक्सप्रेस में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने लिखा है कि आजकल सरकार की यह नई प्रवृत्ति हो गई है कि ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग अचानक एक ग्रेट सा लगने वाला विचार लेकर आ जाते हैं और बिना किसी तकलीफ के संसद से कठोर कानून पास करवा दिया जाता है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पारित विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमों की प्रकृति ऐसी ही है और अब महाराष्ट्र में भी ऐसा ही एक विधेयक लाया गया है। अहिंसक आंदोलन को संविधान से सुरक्षा हासिल है और संविधान ही हमें अधिकार देता है कि हम कठोर कानूनों का विरोध करें। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल को देखकर लगता है कि मेरे इन अधिकारों पर हमला होने जा रहा है। इस तरह के कानूनों से ऐसा काम करना मुश्किल हो जाएगा। नक्सलाइट और सरकार के बीच में कुछ चल रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बेकसूर लोगों को जान से मारा, ऐसा सुनने को मिला, क्या इसके बारे में हम चुप बैठना चाहेंगे? अगर आप गांव में हैं और आपके पास वीडियो है कि बेकसूर व्यक्ति को अपनी जान से मारा जो नक्सलाइट नहीं था,
तो आपके पास कुछ रास्ता है बोलने का, विरोध करने का? हाँ है, बिना हिंसा। अपना पंजाब का फार्मर एजिटेशन, आप किसान का एजिटेशन आपने देखा। पुलिस आया, पुलिस ने बोला ये हमारा नोटिस निकला कि आपको यहां से हटना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता पब्लिक का रास्ता है, तुम यहां नहीं बैठ सकते। किसानों ने क्या किया? बिना हिंसा, हम यहां से नहीं हटेगा, और 1.5 साल के लिए बैठे रहा, क्योंकि उनका डिमांड है कि किसान का जो डिमांड है वो सही डिमांड है, वो हमें मिलना चाहिए। और जब तक केंद्रीय सरकार नहीं स्वीकार करता है हमारा डिमांड, हम यहां से हटेगा नहीं। ये भी आपका सही। और पुलिस आपको धमकी देगा, देखो हम तुमको जेल में बंद करेगा, ये करेगा, वो करे, लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह भी सोचिए कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में ऐसे कानून क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि यहीं के जंगलों और जमीनों को लेकर उद्योगपतियों, सरकारों और लोगों के बीच टकराव होते हैं। जंगलों पर कब्जा करने का रास्ता आसान बनाया जा रहा है। इन जगहों की आवाज वैसे भी दिल्ली तक नहीं पहुंचती, गोदी मीडिया को क्या मतलब, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोग जमा तो हो ही जाते हैं। स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन बड़ा तो हो ही जाता है। जिस देश में फर्जी तौर पर नक्सली बताकर आम आदिवासी को मारने की अनेक घटनाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उस देश में इस तरह के कानून किस तरह का कहर ढाने वाले हैं, इतना सोचना आपके लिए मुश्किल नहीं है। सोचिए, महाराष्ट्र के कानून में अर्बन नक्सल का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन शहरों में कथित रूप से नक्सली संगठनों के फ्रंट काम कर रहे हैं, उसे रोकने के नाम पर नया कानून लाया जा रहा है। भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार कई लोग शहरी क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, और कई लोग शहरों से गांवों में जाकर काम करने लगे। आनंद तेलतुंबड़े, शोमा सेन, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज जैसे लोग अगर नहीं होंगे समाज में, तो आदिवासी क्षेत्रों की बात कौन करेगा? इन सभी को भीमा कोरेगांव केस में कई साल तक जेल में रखा गया। बाद में ठोस सबूतों के अभाव में कई साल बाद कई लोग जमानत पर रिहा किए गए। महाराष्ट्र के नए विधेयक के संदर्भ में कहा जा रहा है कि सरकार का एक भीमा कोरेगांव केस से मन नहीं भरा, वह कई और लोगों को भीमा कोरेगांव केस की तरह जेल में डालना चाहती है, ताकि शहरों में आवाज उठाने वाला कोई ना बचे। बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने जो एक नया कानून लाने की कोशिश की है, वो कानून जन सुरक्षा कानून अर्बन नक्सल के खिलाफ लाने की कोशिश कर रही है। अर्बन नक्सल ये तो प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए, जो भी कोई राजनीतिक विरोध करेगा उसको ख़त्म करने के लिए पहले ही यूज़ किया है, भीमा कोरेगांव में यूज़ किया है, और 5 सालों से भी ज़्यादा कितने विचारवंत और पत्रकार जेल में सड़ रहे हैं, हम सबको मालूम है। उसी तरह से एक नया ये बिल लाके महाराष्ट्र में जो अगले विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसके पहले सब ये जो बिल लाके ये सरकार ये चाहती है कि उसके खिलाफ गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है, पॉलिसी के खिलाफ जो भी कोई आवाज़ उठाएगा, अगर उसके कोई खिलाफ कोई संगठन ऑर्गेनाइज उसका विरोध करेगा, तो उनके ऊपर ये बिल लाके, ये कानून लाके आवाज़ दड़पने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत अथॉरिटेरियन जनवाद के खिलाफ, डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ ये कदम महाराष्ट्र सरकार उठा रही है। घबराई हुई ये सरकार ये अगले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के बाद उनका जो पराभव होने वाला है उसके ये देखते हुए घबराई हुई सरकार है। ये सरकार ने ये जनता के ऊपर, जनता का अभिव्यक्ति के ऊपर जो दबाव डालने की कोशिश की है, इसका महाराष्ट्र की जनता ज़रूर विरोध करेगी। और ये जो कोशिश चल रही है महाराष्ट्र में ये सरकार की, वो कोशिश नाकाम करने में जनता सफल रहेगी। लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ वकील, कुछ पत्रकार, यही लोग तो आवाज़ उठाते हैं। इनके लिए ही अर्बन नक्सल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह सोच निकली है कि शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले नक्सल संगठनों को रोकने का कानून बनाते हैं,
क्योंकि ये लोग फ्रंट का काम करते हैं। खुद सरकार संसद में यही कहती रही कि उसे अर्बन नक्सल के बारे में नहीं पता। सरकार आधिकारिक तौर पर इस शब्द का प्रयोग तक नहीं करती, फिर भी गृह मंत्री सुरक्षा बलों से अर्बन नक्सल पर फोकस करने को कहते हैं। और अब शहरों में नक्सल संगठनों के प्रभाव और प्रसार को रोकने के नाम पर इस तरह का विधेयक लाया गया है। 10 साल हो गए शहरों में नक्सल का हवा खड़ा किया जाता रहा है। कौन है, कैसे काम करता है, क्या डिटेल है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन शहरों में नक्सल फ्रंट काम कर रहे हैं, उन्हें कोई मदद कर सकता है, शरण दे सकता है, इसे रोकने के लिए कानून बनाने जा रही है महाराष्ट्र सरकार। आपको समझना होगा कि 10 साल से ऐसे लोगों को क्यों अर्बन नक्सल बताया जा रहा है। एक धारणा बना दी गई है और उसी धारणा से यह कानून निकलकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्बन नक्सल शब्द भले ना हो, मगर इसके पीछे की राजनीति, इसकी सोच महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर दिखाई दे रही है। मुंबई की एक संस्था है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, इसकी वेबसाइट पर इस विधेयक का बिंदुवार विश्लेषण किया गया है। इस लेख के शुरू में ही चेताया गया है कि अर्बन नक्सल टर्म की कोई परिभाषा नहीं है। इसे दक्षिणपंथी या राइट विंग से लिया गया है, जहां इसका प्रयोग विरोध को गैर कानूनी बनाने, लेखकों, बुद्धिजीवियों, आंदोलनकारियों और विरोधी दल के नेताओं को जेल में डालने को सही ठहराने के लिए होता है। एक तर्क दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता में आतंकी गतिविधियों, संगठित अपराधों और छोटे मोटे संगठित अपराधों को अगर सेक्शन 111 से 113 में रखा गया है तो अलग से इस विधेयक की जरूरत नहीं थी। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में आतंकी गतिविधियों के नाम पर राज्य पुलिस को अत्यधिक शक्ति देने की भी आलोचना हो रही है। अपराध की स्पष्ट परिभाषा नहीं, व्यापक परिभाषा दी गई है ताकि सरकार अपने हिसाब से आपकी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि को आतंकी या नक्सली ठहरा सके। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने लिखा है कि इस विधेयक में गैर कानूनी गतिविधि क्या है, इसे ही स्पष्ट नहीं किया गया है। इस विश्लेषण में विधेयक में इस्तेमाल हुए अंग्रेजी के एक शब्द मेनेस को लेकर भी आपत्ति उठाई गई है कि इसे कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। इस तरह के शब्द जिनका कोई ठोस दायरा तय नहीं, कानून के दुरुपयोग को और बढ़ा देते हैं। इस विधेयक के प्रावधानों को पढ़ते हुए लगा कि किसान आंदोलन से लेकर किसी भी प्रकार के आंदोलन में हिस्सा लेना, किसी कानून के विरोध में संगठनों की बैठकों में जाना अपराध होता जाएगा। कोई घर से ही नहीं निकलेगा तो यह लोकतंत्र चलेगा कैसे। महाराष्ट्र में ही मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा है। अगर इसके नेता पर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा तो इसके समर्थकों को जेल का डर दिखाया जाने लगेगा। कॉलिन गोंजाल्विस ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में कि पेड़ काटने के खिलाफ आंदोलन में जाना भी रिस्की हो जाएगा। सवाल उठ रहा है कि भीमा कोरेगांव के मामले में वर्नन गोंजाल्विस के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि घर में वामपंथी साहित्य पाए जाने का मतलब नहीं कि वह दोषी है, लेकिन विधेयक में इसका उल्लेख किया गया है। शोमा सेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महज भागीदारी आपराधिक नहीं है। फिर भी महाराष्ट्र के नए विधेयक में निर्दोष भागीदारी के लिए 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। साफ है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 के अनुसार जरूरी नहीं कि आप किसी संगठन का हिस्सा हों। अगर आपने किसी भी तरह से इसकी गतिविधियों में हिस्सा लिया, मदद की या मदद ली या उसके सदस्यों को शरण दी तो आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसी तरह प्रबंधन में मदद करने के आरोप में 3 साल की जेल, 3 लाख का जुर्माना। और इस विधेयक में महाराष्ट्र में माओवादी नेटवर्क के सुरक्षित घरों और शहरी अड्डों का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि ऐसे समूह संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपनी विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं। कांग्रेस से लेकर सीपीएम ने इस बिल को वापस लिए जाने की मांग की। ये मैं कहता हूं कि ये डेमोक्रेसी की धज्जा उड़ाने वाला, डेमोक्रेसी खत्म करने वाला और विरोधियों को अभी जो सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में जनादेश मिला है, बहुत बड़ी हार सरकार इंडिया आघाड़ी ने इंडिया ने बहुत बड़ी हार एनडीए की हुई है। इंडिया आघाड़ी ने बहुत बड़ा एक विजय यहाँ प्राप्त किया है। तो इस बिल के पीछे जो मकसद है वो विरोधियों को दबाना, विरोधी पक्ष नेता को दबाना और इसी के साथ में विरोधियों को कभी भी
कुछ भी आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ बात करने से रोकना, और अगर सरकार के खिलाफ बात की है तो आरोप लगाकर उसको अंदर करना, अरेस्ट करना, अटक करना, ये इसके पीछे की मंशा दिखती है। मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी को गला घोटने वाले, और आम आदमी जो होता है कि सरकार के नीतियों के खिलाफ में बात करता है, उसका मुंह बंद करने के लिए ये सरकार की नीति है। और उसी के तहत ये अध्यादेश निकालकर ये कानून महाराष्ट्र में ये लादना चाहते हैं, कानून को लागू करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करेंगे और हम कतई शांति से नहीं बैठेंगे। विधेयक में लिखा है कि गैर कानूनी गतिविधि वो है जो सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और शांति के लिए खतरा या खतरा है, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव, कानून प्रशासन या इसके स्थापित संस्थानों और कर्मियों में हस्तक्षेप करता है, किसी भी लोक सेवक पर आपराधिक बल दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, हिंसा, बर्बरता, आग्नेय शास्त्रों, विस्फोटकों का उपयोग या रेल, सड़क, वायु या पानी द्वारा संचार को बाधित करने के कृत्यों में शामिल होना या उनका प्रचार करना अपराध होगा और जेल हो सकती है। राजनीतिक दल खुद सड़क जाम करते हैं, रेल रोकते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो इन्हीं सब गतिविधियों को अपराध बनाने में लग जाते हैं। सरकार खुद ही इंटरनेट बंद कर देती है, संचार में बाधा पैदा कर देती है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं। केंद्र और राज्य के स्तर पर बीजेपी की सरकारें कई तरीके से प्रयास करती रही हैं कि जन आंदोलनों को किसी तरह आपराधिक गतिविधि में बदल दिया जाए। इसी तरह जून 2021 में मोदी सरकार ने 41 आयुध कारखाना बोर्ड को 7 निगमों में बांटने का फैसला कर लिया। इसका खूब विरोध हुआ। रक्षा क्षेत्र की कंपनियों में काम कर रहे मजदूर संगठनों ने हड़ताल की घोषणा कर दी कि सरकार को निजीकरण नहीं करने देंगे। उनकी हड़ताल को रोकने के लिए मोदी सरकार उसी महीने एक अध्यादेश लेकर आती है। इसके अनुसार जो व्यक्ति अवैध हड़ताल शुरू करता है या उसमें जाता है या ऐसी किसी भी हड़ताल में भाग लेता है, उसे 1 साल के लिए जेल हो सकती है, 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई इस हड़ताल के लिए चंदा भी देगा तो उसे 2 साल की जेल और 15,000 का जुर्माना। अध्यादेश में यह भी लिखा था कि आयुध कारखाना चलता रहे, इसके लिए पुलिस अधिकारी एक्शन ले सकता है और हड़ताल में शामिल होने वालों को बिना जांच के भी बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए महाराष्ट्र पब्लिक सेफ्टी बिल के प्रावधानों को पढ़ते हुए मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर के इस अध्यादेश की याद आ गई। इस अध्यादेश की चर्चा कम होती है, लेकिन यही मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई थी जो संविधान हत्या दिवस मनाना चाहती है, जो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है। इससे पता चलता है कि जब अधिकारियों, कर्मचारियों का संगठन प्रदर्शन करता है तो सरकार किस नजर से देखती है। हड़ताल में भाग लेने पर 1 साल की जेल और चंदा देने पर 2 साल की जेल, यह अध्यादेश आ चुका है इस देश में। बिना आपातकाल के ही ऐसा कानून लागू किया गया। यही नहीं, वसुंधरा राजे जब राजस्थान में मुख्यमंत्री थीं, अशोक गहलोत के पहले, तो एक अध्यादेश लेकर आई कि अगर अखबार भ्रष्ट अधिकारियों के नाम छाप देगा तो 2 साल की जेल होगी। बहुत विरोध हुआ उस कानून का, उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। मगर सोच देखिए कितनी निरंतरता है दिल्ली से लेकर बीजेपी की सरकारों में अन्य राज्यों में। क्या संविधान की भावना का सम्मान करने के लिए इस तरह के अध्यादेश लाए गए? यही भाव आपको महाराष्ट्र सेफ्टी बिल में दिखेगा कि किसी संगठन की बैठक में चले गए, किसी तरह की मदद कर दी, जाने अनजाने में कई साल की जेल आपका इंतजार करने लग जाएगी। ऐसे कानून बता रहे हैं कि आने वाले समय में सरकारें खुद को किस तरह से तैयार कर रही हैं। उन्हें दिख रहा है कि उद्योगपतियों के गिरोह को विकास के नाम पर जंगलों और जमीन की जरूरत पड़ने वाली है। उनकी भूख आपकी भूख से, रोजाना की भूख से बहुत बड़ी है। 2 रोटी की भूख से $2 ट्रिलियन की भूख कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इसमें जनता रुकावट ना बढ़े, इसलिए उसका विरोध प्रदर्शन करना इतना मुश्किल कर दो कि आवाज ही ना उठा सके और उसे जेल के नाम पर इतना डरा दो कि जनता कांपती रह जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।